हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक एमसीक्यूज़ जो कि आपको नीट जेई और जैसे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होते हैं सीयूईटी उसमें भी ये आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक एमसीक्यूज़ है ये सभी, ठीक है। 20 एमसीक्यूज़ बनाए हैं मैंने। फर्स्ट वन इज विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन द फॉलोइंग। तो आपको ऑर्डर बताना है सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल वो होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है सो दैट इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर दे फ्रॉम एन एटम, ठीक है। तो सेकेंड आयनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा एटम में से तो उसमें एनर्जी आपको कितनी लगानी पड़ेगी वो चेक करना है। ओके, सो वन बाय वन हम इसमें चेक करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, अब क्या होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 1s2 हम लिखते हैं आउटर वाली, ठीक है। 2s2 2p6 इतनी तो आपको पता ही होगी, ठीक है। 2s2 2p2 और इसकी क्या होगी 2s2 2p3। ये है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपकी। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं हम। 2s2 एंड 2p4 हो जाएगी ऑक्सीजन, एंड फॉर द फ्लोरीन आपकी क्या हो जाएगी 2s2 2p5। नाउ अब क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दो, तो कहाँ से निकलेगा? वन इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल से निकलेगा और कार्बन क्या बन जाएगा? कार्बन बन जाएगा कार्बन पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव, फ्लोरीन पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा 2s2 2p1, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 2s2 2p2 एंड ये हो जाएगा ऑक्सीजन विल बी 2s2 2p3 एंड फ्लोरीन क्या हो जाएगा 2s2 2p4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अभी निकले हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट है। नाउ अब क्या हो जाएगा फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि अब इसमें से जो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकला, कॉन्फ़िगरेशन ये बनी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम देखेंगे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। ना अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको पता है कि जो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो स्टेबल होती है। तो यहाँ पर आपको 2p3 दिख रही है, ये वाली क्या है? दिस इज़ द हाफ फिल्ड, दिस इज़ द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जो क्या होती है, जो हाईली स्टेबल होती है बाकियों में से, ठीक है। हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसलिए आपको ये तो पता चल गया जो ऑक्सीजन होगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब उसमें से इस अब क्या हो गया कि इस p3 में से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हुआ हमें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो निकालना था उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। तो आपको यहाँ से ऑर्डर तो पता चल गया कि जो ऑक्सीजन है उसकी सबसे ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब बाकियों के केस में जो बचे हैं, बाकियों के केस में क्या रोल प्ले करेगा, क्या आपको देखना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? एक पॉजिटिव अट्रैक्टिव चार्ज होता है बाय द न्यूक्लियर प्रोटॉन्स। जो न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन पड़े हैं उनका पॉजिटिव अट्रैक्टिव चार्ज होता है टुवर्ड आपके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, अंदर से उसको खींच के रखते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में ज़्यादा होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन एंड जो फ्लोरीन है वो एक ही पीरियड में है आपके, ठीक है। मतलब शेल्स तो आपकी सेम है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा इसमें कि किसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, मतलब किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में से एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन, तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन। तो ये आपका ऑर्डर हुआ फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। जैसे फ्लोरीन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस फ्लोरीन का आउटर मोस्ट, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कहीं जाने नहीं देगा, होल्ड करके रखेगा। इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट वुड बी मोर। सो इस केस में क्या हो गया, फ्लोरीन है ये, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली पहले फ्लोरीन आएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था एंड आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी।
ओके। सेकेंड इज अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल इज, देखो वो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कौन सा होता है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे पेयरिंग हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपका डायमैग्नेटिक में आप देखोगे कि किसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपका पेयरिंग हुई हुई है। और एक और शॉर्ट ट्रिक है आपकी जो आप डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखी है, जैसे कि आपको इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे सभी के। अगर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है इनमें से कोई, ठीक है, तो क्या होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर, वैसे डायरेक्टली आप कहाँ निकालने लगोगे, आप डायरेक्टली याद कर लो, उसका होता है 1, ठीक है, 10 का होता है 1 एंड 11 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ का 1.5, ठीक है, फिर उसका होगा 2, 13 का होगा आपका 2.5 एंड फिर 3, फिर 3 के बाद 3.5 नहीं आएगा, 3 के बाद आपका डिक्रीज होना शुरू कर देता है, उसके बाद आपका आएगा 2, फिर देन 1.5 एंड देन 1। और आप याद कैसे रखोगे, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन N2 और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ फॉर एग्जाम्पल O2, इसलिए समझना आपको आसान होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है और इसका 2 होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो जिनके सेम आपको इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उनके बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सेम हो गए। और एक और चीज़ इसके साथ साथ आप याद रख लो कि जो यहाँ पर है, यहाँ से 2 से याद रखो, ऑक्सीजन के आपके बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा और साथ ही उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और इनके पास कितने होते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास क्या होता है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड जैसे आप ऊपर जाओगे इनके पास कितने हो गए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे लिख रही हूँ मैं, और ये इसके पास क्या हो गए 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहीं तक आपको करना है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिक फॉर द बॉन्ड ऑर्डर। ना अगर ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है वो कैसे पता चलता है, देखो एक रूल आप ट्रिक याद कर लो, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट, इलेक्ट्रॉन को काउंट करने पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, इवन नंबर आ रहा है, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा दैट वुड बी द डायमैग्नेटिक। पर इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो 16 एंड 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है वो पैरामैग्नेटिक होती है तो ये इवन, बट आपको ये 10 एंड 16 ऐसे याद रख लो राइम की तरह, 10 16 इज़ पैरामैग्नेटिक, 10 16 पैरामैग्नेटिक, बाकी इवन जो हो गए वो डायमैग्नेटिक हो गए। तो अब हम आते हैं यहाँ पर जो हमें गिवन है CO NO B2 एंड O2। अब इसमें देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर 6 + 8 कितना हो गया, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, नाइट्रोजन के 7 होते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज द 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, और ये क्या हो गया 5 होता है 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, A2 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब डायमैग्नेटिक का पूछा, डायमैग्नेटिक का यहाँ पे देख लो फॉर्मूला, आप डायमैग्नेटिक में क्या करना है, आपने इवन होना चाहिए बस 16, और जो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है वो पैरामैग्नेटिक होगी, तो 16 एंड 10 तो आपकी पैरा हुई, पैरा एंड पैरा होगी, ठीक है। बाकी आपका क्या बचा 14 जो है, 14 इलेक्ट्रॉन क्या है आपकी इवन है, तो इवन होने की वजह से ये क्या होगी डायमैग्नेटिक। 15 आपका क्या है 15 ऑड नंबर है, तो ये इसके ऑपोजिट है, तो ये पैरा होगी, ठीक है। इवन है ये डायमैग्नेटिक है, और ये वाले तो 2 आपके पास एक्सेप्शन थे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इस ए, ऑप्शन ए जो कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। ना अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज़, लिथियम के आयंस एंड लिथियम का न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल है वो गिवन है, उसका हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो जब भी स्टेबिलिटी का आपको ऑर्डर निकालने को आ जाए तो आप बॉन्ड ऑर्डर से उसे देखते हो, किससे देखते हो आप बॉन्ड ऑर्डर से। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर को किस तरह से देखना है, कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ की कितना मजबूत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड की लेंथ, ठीक है, बॉन्ड की लेंथ से, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी से। देखो इतने ज़्यादा काम बॉन्ड ऑर्डर हमें देता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें इससे पता चलती है, ये आप हमेशा याद रखोगे, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी देखनी है तो आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर लाइन वाइज निकालते हैं हम सभी स्पीशीज़ का। सो फर्स्टली हमने यहाँ पर लिख लिया लिथियम की, फिर उसके बाद हम लिखेंगे लिथियम 2 लिथियम पॉजिटिव एंड लिथियम नेगेटिव वाला
जो इसमें आयन है वो बना दिया। ओके, तो लिथियम में क्या हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो क्या हो गए, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 2 एटम्स है इसमें, 3 + 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी में फिर क्या हो जाएगा, 3 + 3 इलेक्ट्रॉन्स तो है, प्लस का मतलब क्या होता है, एक आपको सब्ट्रैक्ट करना, मतलब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे। एंड इसमें भी 3 + 3, 3 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है लिथियम के, 2 एटम्स है एंड साथ में -1 है, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या करोगे, इसमें इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आप भरते हो इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उस तरह से। अब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से भरोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, इस तरह से ये भर गए। इसी तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s जो स्टार वाला है उसमें भी 2 आएंगे, सिग्मा अब क्या आ गया, इसमें 1 आ जाएंगे। उसी तरह से सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा, सिग्मा 2s जो होगा उसमें 2 हो गए, सिग्मा जो स्टार एंटी बॉन्डिंग का 2s होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा ना। अब इसके बाद क्या चीज़ आ गई, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ जो आपके नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डिवाइडेड बाय आपको 2 करना है। देखो बॉन्डिंग कौन से होते हैं, जिनमें स्टार नहीं है, एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं, जिनमें स्टार है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर 4 बॉन्डिंग में है, 2 एंटी बॉन्डिंग में है, डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ गया आपका 1। उसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर अगर इसमें निकालोगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2, और आपका आ गया ये 0.5। उसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर इसमें कितना आ जाएगा, 4 आपकी बॉन्डिंग में है, 3 आपके एंटी बॉन्डिंग में है, एंड डिवाइडेड बाय 2 आपका 0.5 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब क्या होता है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वो उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो Li2 है वो तो सबसे ज़्यादा हो गया, जो Li2 है वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। बट बाकी जो सेम है, सेम के केस में क्या करना है, जब भी आपके बॉन्ड ऑर्डर सेम आए तो आपको उसके एंटी बॉन्डिंग देखने हैं। जब भी दोनों बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। जितने ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो आप देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो किस में ज़्यादा है, वो है Li2 नेगेटिव में, इसलिए सबसे कम होगा Li2 नेगेटिव और बीच में आएगा Li2 पॉजिटिव। और जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट वुड बी आपका ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, दैट वुड बी आपका 2, ठीक है। इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इस तरह से। अब आपको इस क्वेश्चन 4th क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें क्या करना है, स्पीशीज़ एंड हाइब्रिडाइजेशन को आपको कॉलम को मैच करना है। ओके, तो देखो अब आप स्पीशीज़ SiF4 है, अब इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम की होती है, जो यहाँ पे बेसिकली गिवन है ऑफ द सेंट्रल एटम। तो उसमें क्या करोगे आप पता लगाओगे लोन पेयर सबसे पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं SF4 की बात करती हूँ, तो आप क्या करोगे, इसमें मेनली आप लोन पेयर पहले निकालोगे। लोन पेयर आपको कैसे निकलते हैं, लोन पेयर में आप करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं, ठीक है, माइनस सिग्मा मतलब कि जो कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, एटम बॉन्डेड कितने एटम, जैसे ये सिग्मा मतलब 4 है, 4 बॉन्ड्स है, तो एटम बॉन्डेड कितने बॉन्डेड एटम्स है सेंट्रल एटम से, ठीक है। और प्लस माइनस आप चार्ज करोगे, ठीक है। चार्ज कैसे करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय 2। तो लोन पेयर इसमें किस तरह से आगे, लोन पेयर आगे SF4 के केस में देखो, सल्फर के पास कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे आता है 6 होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कितना हो गया, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब सिग्मा कितना है इसमें 4 है, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2, और कोई चार्ज नहीं है। तो लोन पेयर आ गया आपका, लोन पेयर इज द 1 लोन पेयर। अब उसके बाद आता है आपका स्टैरिक नंबर, एक करके मैं बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टैरिक नंबर। स्टैरिक नंबर क्या होता है, इक्वल्स टू जितने लोन पेयर हो गए प्लस सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, एटम बॉन्डेड, ओके। तो यहाँ पर ये स्टैरिक नंबर कितना आ जाएगा, स्टैरिक नंबर वुड भी, यहाँ पे एक लोन पेयर है प्लस यहाँ पे सिग्मा कितना है, सिग्मा मतलब सिग्मा ये होता है, सिग्मा इक्वल्स टू 4 की कितने एटम बॉन्डेड है, तो यहाँ पे 4 है, तो स्टैरिक नंबर कितना आ गया, स्टैरिक नंबर इज़ 5। और स्टैरिक नंबर 5 से क्या एसोसिएटेड होता है, sp3d, ठीक है। sp3d जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो 5 से एसोसिएटेड है, क्योंकि 3 + 1 + 1 = 5। उसी तरह से आप अगर फिर से सेकंड वाला देख लो,
5। IF5 में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोन पेयर देखेंगे। लोन पेयर इसमें क्या हो गया, आयोडीन के पास होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, -5 इससे बॉन्ड बना रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 आपको करना है। तो लोन पेयर आपके पास कितने आ जाएंगे इस केस में, 5 + 2 = 1 लोन पेयर आपके पास इसमें आ जाएगा, ठीक है, 1 लोन पेयर। एंड उसके बाद स्टैरिक नंबर SN लिख लेती हूँ मैं। स्टैरिक नंबर कितना हो जाएगा, लोन पेयर कितना है आपका 1 है, प्लस आपको कितने हैं, सिग्मा कितने हैं यहाँ पे, इज़ द 5, ठीक है, सिग्मा 5 है, तो स्टैरिक नंबर 6 आ गया, जो कि एसोसिएट करता है किसको, sp3d2 को। ओके, ना आपको NO देखो, सब मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसमें एक एक को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं। नाइट्रोजन के पास होते हैं आपके पास, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करो 5, तो उसमें क्या हो जाएगा, +1 है, प्लस चार्ज है, तो एक क्या हो गया, एक इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से आपका माइनस किया है, ठीक है, -1 कर दिया, क्योंकि क्या है, ये जो चार्जेस होता है उसका फ़र्क कहाँ पड़ता है, सेंट्रल एटम पे पड़ता है, तो -1 कर दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करते थे हम, माइनस करते थे कि कितने एटम्स बॉन्डेड है। बट आपको यह ख्याल रखने की बात है, जहाँ पर ऑक्सीजन होता है एक डाईवेलेंट, मतलब वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, आपको पता होगा, इसलिए जब भी इसमें सिग्मा की जगह एटम बॉन्डेड हो गए उसका डबल करोगे। जैसे यहाँ पे 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो आप क्या करोगे, इसके डबल कर दोगे, तो यहाँ पे आप 4 करोगे, 4 माइनस करोगे। ओके, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, जब आप कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास 0 आ गया, लोन पेयर 0 लोन पेयर। तो स्टैरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टैरिक नंबर हो जाएगा 0, तो आपके पास लोन पेयर थे, और आपके पास बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, बॉन्डेड एटम्स है 2। यहाँ पे फिर आप डबल नहीं करोगे, यहाँ पे 2 ही लिखना है आपको। ये इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से वो लेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 2, और 2 स्टेरिक नंबर कॉरेस्पॉन्ड करता है sp को। उसी तरह से हमारा लास्ट है NH4 पॉजिटिव। उसमें लोन पेयर कैसे निकालोगे, लोन पेयर के लिए आपके पास नाइट्रोजन के होते हैं 5, और नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, तो -1 उससे कर दो, क्योंकि ठीक है, एक कम हो गया, प्लस का मतलब होता है एक कम हो गया। और बाकी बॉन्ड्स कितने हैं इसमें से लगे हुए, बॉन्ड्स है 4 लगे हुए, डिवाइडेड बाय 2, और आपके पास लोन पेयर अब इसके आगे, लोन पेयर्स आर 4 - 4 कितना हुआ, = 0। नाउ आपका स्टैरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टैरिक नंबर वुड बी, लोन पेयर कितने हैं इसमें, लोन पेयर 0, एंड ऊपर से आपके पास कितने हैं बॉन्डेड एटम्स, दीज आर 4, तो आपका स्टैरिक नंबर आ गया 4, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है sp3 को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन देखो डी में, डी का देख लो, डी किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, डी कर रहा है sp3 मतलब ये, तो आपका राइट आंसर वुड बी डी, ठीक है। इस तरह से आपको लोन पर निकालने होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल मोमेंट का बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू D, D इज़ द डिस्टेंस, Q इज़ द चार्ज। मेनली अब देखो, मेनली क्या होता है, जब भी आपको डायपोल मोमेंट देखना होता है, मेनली मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप Q देखते हो, मतलब चार्ज देखते हो, ठीक है। डिस्टेंस आप कभी कभी देखते हो जहाँ पे एक्सेप्शन होता है, तो उसी की बात मैं करने जा रही हूँ। फर्स्ट जो आपका ये CH3F एंड ये वाली चीज़ आपको कंपेयर करने को पूछी है डायपोल मोमेंट की, उसमें बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। देखो, अगर तो इन अकॉर्डेंस विद द चार्ज होता तो आपके पास क्या आना था, देखो CH3 एंड F। अब देखो कार्बन एंड फ्लोरीन जो है, जैसे कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड है इसमें लगा हुआ, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब क्या होगा, क्योंकि फ्लोरीन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना यहाँ पे चार्जेस बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब चार्ज बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। तो आपका एक्सपेक्टेड तो ये था कि जिस तरह से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनका उतना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा है, तो जो म्यू होगा वो भी ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है, अकॉर्डेंस विद द चार्ज। तो आपका जो एक्सपेक्टेड था, जो आपका एक्सपेक्टेड डायपोल मोमेंट था, वो आपका ये था, दिस इज़ द एक्सपेक्टेड, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। बट जो एक्चुअली में होता है वो किस तरह से होता है, सिर्फ यहाँ और ये जो आगे 2 चीज़ें उनका फ्लिप हो जाता है, मतलब CH3 Cl का ज़्यादा होता है, CH3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेना, CH3 Br एज इट इज़ रहता है, फिर CH3 I रहता है। ये वाला आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, इसमें क्या हुआ, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, डिस्टेंस डोमिनेट कर देता है, D डोमिनेट्स,
मैं लिख लेती हूँ डी डोमिनेट्स। देखो किस तरह से करेगा। अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन एंड क्लोरीन में से जो CF बॉन्ड है और अगर आप CCl बॉन्ड की बात करें तो कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो म्यू भी इसका ज़्यादा हो गया। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट 2 जो स्पीशीज़ है आपकी मॉलिक्यूल्स है उसमें डिस्टेंस डोमिनेट करेगा। डिस्टेंस इज़ द मेन फैक्टर है। डिस्टेंस की वजह से आप देखोगे डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस तो ये कहता है कि क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन का कम होगा, तो उसी अकॉर्डेंस में हमने लिख लिया। एंड जो बाकी बचे हैं बाकी का क्या होगा इन अकॉर्डेंस विद द चार्ज, मतलब क्यू डोमिनेट्स। क्यू देखना है आपने, क्यू डोमिनेट्स मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, नॉट दिस। चार्ज सिर्फ आपको चार्ज ही नहीं देखना है, फर्स्ट 2 मॉलिक्यूल्स में आपको डिस्टेंस कंसीडर करना है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड देखते हैं NH3PH3। अब जो बाकी चीज़ें हैं ये फर्स्ट वाला एक्सेप्शन था, बाकी चीज़ों में तो आप क्या देखोगे डायरेक्ट चार्ज ही देखोगे। आप क्या लिखोगे फिर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन का ज़्यादा डायपोल मोमेंट है PH3 से, क्योंकि आपका नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो मतलब डायपोल मोमेंट ज़्यादा। और उसी तरह से थर्ड हमारा H2O है, H2O ज़्यादा होगा NH3 से, क्योंकि ऑक्सीजन फिर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। ये तो बहुत सिंपल है। अगेन जो फोर्थ है आपका, फोर्थ में क्या है CHF3, फिर से वही चीज़ है। CHF3 जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है CHCl3, क्योंकि फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द क्लोरीन। क्या होगा, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो म्यू भी बढ़ेगा। सिर्फ बाकी तो ये सिंपल से, सिर्फ आपके पास एक्सेप्शनल ये था। ठीक है, जिसमें डिस्टेंस डोमिनेट कर रहा था। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल विच हैज़ ज़ीरो डायपोल मोमेंट। देखो ज़ीरो डायपोल मोमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूल विद द रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब जो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल हो गए। याद रखना जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बिल्कुल जिनकी परफेक्टली रेगुलर ज्योमेट्री होती है, उनका डायपोल मोमेंट आपका हमेशा ज़ीरो रहेगा। अब व्हाट इज़ मीन्ड बाय द रेगुलर ज्योमेट्री, वो उसका क्या पता लगाओगे। देखो, नो लोन पेयर, या एक तो उसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो बॉन्ड्स उसके साथ अटैच्ड है वो सेम होने चाहिए। हाइड्रोजन है तो सभी हाइड्रोजन हो, क्लोरीन है तो सभी क्लोरीन हो। तो फर्स्टली ज़ीरो डायपोल में हम CH2Cl2 को तो रूल आउट कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये क्राइटेरिया फिट नहीं बैठ रहा। देखो 2 इसमें हाइड्रोजन है, 2 इसमें क्लोरीन है। ठीक है, ये कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। अब बाकियों में हमें क्या देखना है, बाकियों में फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, एक तरह के एटम्स है। बाकियों में हमें चेक करना है कि इसमें लोन पेयर है या नहीं। तो फर्स्ट में NF3 में यहाँ से चेक करते हैं B। ठीक है, BF3 से हम चेक करते हैं इसमें कि इसमें लोन पेयर्स कितने हैं। तो लोन पेयर के लिए आप क्या देखोगे कि जिस तरह से मैंने बताया था कि स्टेरिक नंबर आता है। स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा मतलब कितने बॉन्डेड एटम्स है। तो बॉन्डेड एटम्स तो आपको 3 है, बस आपको क्या देखना है, आपको लोन पेयर्स देखने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब लोन पेयर के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको पता है बोरोन के पास कितने होते हैं, 3 एटम्स होता है। अगर निकालना भी है तो निकाल लो, पर पता चल जाएगा। बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस उसमें 3 आगे बॉन्ड बना दिए। ठीक है, 3 बॉन्डेड है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0 लोन पेयर। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर वुड भी, स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे 0, प्लस यहाँ पे कितने सिग्मा है, मतलब कितने एटम्स अटैच्ड है डायरेक्टली, वो 3 है। तो स्टेरिक नंबर आपका 3 आ गया, वो आता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, टेट्राहेड्रल को, मतलब BF3 कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, BF3 इस तरह से बनेगा कुछ, एक मिनट कुछ हमने गलत कर लिया। sp3 मतलब ये sp2 आएगा, सॉरी sp2 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा ट्राइगोनल प्लेनर को। तो BF3 इस तरह से आपके पास आ गया, और ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। ठीक है,
तो यहाँ यहीं से आपके पास आंसर आ गया। अगर आपको फर्दर और चेक करना है कि NF3 का क्या आएगा तो यहाँ पर भी चेक कर लो इसका लोन पेयर। देखो लोन पेयर कैसे चेक करोगे अगर करना है आपको, तो इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास 5 है, माइनस उससे 3 बॉन्डेड है, डिवाइडेड बाय 2 आपके पास एक लोन पेयर आ गया। यहीं से ये रूल आउट हो गया क्योंकि लोन पेयर नहीं होना चाहिए था। लास्ट में ClO2 नेगेटिव, अगर आपको इसके भी लोन पेयर निकालना है निकाल दो। 7 माइनस नहीं, पहले हम प्लस करेंगे क्योंकि एक माइनस चार्ज है तो +1 कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, -2 2 ज़ा 4। देखो ऑक्सीजन में हमेशा आपको डबल करना पड़ता है, 2 एटम्स है तो 2 2 ज़ा आप इसमें करोगे 4, तो आपके पास डिवाइडेड बाय 2 आपको यहाँ पे 2 लोन पेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। 2 लोन पेयर देखने को मिलेगी और ये भी रूल आउट हो गया क्योंकि लोन पेयर नहीं होने चाहिए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका BF3 आंसर इज़ द करेक्ट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल आ रहा है आपके पास। ओके, नेक्स्ट इज गिव द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करोगे, डायपोल मोमेंट के लिए देखो एक और चीज़ ध्यान में रखना, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब डायरेक्शन एंड एंगल्स बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो लग रही है आपकी वो क्या है कि एंगल बिटवीन जो डायपोल्स हैं, जैसे पहले तो आप डायपोल मोमेंट आप ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद देखना है कि जो एंगल बिटवीन उनके डायपोल्स के बीच में है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट के, ठीक है। मतलब स्मॉल एंगल होगा, स्मॉल एंगल यहाँ पर लिखती हूँ मैं, स्मॉल एंगल होगा, इसका मतलब लार्ज क्या होगा आपका, लार्ज म्यू, मतलब डायपोल मोमेंट होगा। अब देखो इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम बनाते हैं ये वाली चीज़ जो आपने यहाँ पे देखी है, CH3 है यहाँ पे लगा एंड यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, CH3 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। ये भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी डायरेक्शन इधर को आएगी। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थीटा कितना है, एंगल कितना है, यहाँ पे 180 डिग्री है, क्योंकि क्या हुआ, ये वाली लाइन उधर को गई, ठीक है, ये वाली लाइन इधर को आई, तो ये एंगल कितना हुआ, दिस एंगल इज़ 180। ओके, उसी तरह से जो आपका ये ऊपर वाला है, ठीक है, दूसरा है जो आपके पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, फिर से मैं ये भी बना देती हूँ, यहाँ पे आपका CH3 है एंड इसमें यहाँ पे आपका CH3 है। अब फिर से आपको वो बॉन्ड मोमेंट्स बताना है कि ये इधर को आ रहा है और ये आपका किधर को जा रहा है, ये आपका इधर को जा रहा है। तो आप इसको किस तरह से बनाओगे, ध्यान से देखना, इसको बनाओगे आप, ये इधर को गया, ये इधर को गया। अब एंगल आपको कौन सा देखना होता है, जिसमें एरो आपके आउटवर्ड को निकल रहे हो, ठीक है, आउटवर्ड को। तो ये क्या है, ये एंगल क्या है, जो ये एंगल है वो ज़्यादा है 90 डिग्री से, ठीक है, 90 तो इतना हो गया, ज़्यादा है। अब इसके केस में क्या हो जाएगा कि ये इधर को मोमेंट और ये वाला आपका किधर को आएगा, इधर को मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसके केस में क्या बनेगा, इसके केस में आपका बनेगा ये, ठीक है, ये वाला हमने ड्रॉ कर दिया और इस केस में ये इधर को चला गया बॉन्ड मोमेंट। अब देखो इसका जो एंगल है आपका वो क्या है, लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है वो, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था कि जितना स्मॉल एंगल होगा उतना ज़्यादा म्यू होगा, तो जितना स्मॉल एंगल है, सबसे स्मॉल एंगल किसका है, C का है, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट किसका होगा, C का ज़्यादा होगा, फिर B का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद A का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CBA, ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट में हम बनाते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस आ जाता है। नेक्स्ट में हम बनाते हैं CH3 यहाँ पर लगा है, NO2 आपका यहाँ पर है एंड यहाँ पर आपका क्या लगा है, CH3 एंड यहाँ पर आपका NO2 है और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है CH3 एंड यहाँ पर NO2, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है कि आपको बॉन्ड मोमेंट्स फिर से बनाना है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से बॉन्ड मोमेंट इधर को हो गया, और इसमें NO2 क्या होता है, NO2 इज़ द विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इस तरह से आपका बन गया। तो यहाँ पर एंगल कितना बन गया, यहाँ पर बन गया ये वाला जो कि होगा ग्रेटर देन 90। फिर से आपने करा, फिर से मोमेंट्स ये बनाए,
ठीक है। अब इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है इस तरह से, और ये थीटा क्या होगा, थीटा इज लेस देन 90, एक्यूट एंगल बन रहा है। देख लो ना, ये वाली एरो मैंने नीचे को मार दिया और ये इस इधर का मैंने साइड को ले गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये फिर से इस तरह से बना दो। ठीक है, ये दे रहा है और ये आपका ले रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, देखो ये ओवरलैप कर जाएगी, ये इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, ये आपके इस तरह से ओवरलैप कर जाएगी, तो थीटा एंगल जो होगा वुड बी ज़ीरो, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। अब देखो सबसे स्मॉल एंगल किसका, सबसे स्मॉल एंगल है इसका, यहाँ पर सी का। ठीक है, तो सी का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा क्योंकि एंगल कम है। उसके बाद थीटा इज़ लेस देन 90, फिर बी आ गया, उसके बाद आपका ए आ गया। तो इसका जो ऑर्डर होगा आपका, इसका भी सी बी एंड ए आ गया। ज़्यादा आपको सिर्फ एंगल्स देखने हैं इन केसेस में। ओके, नाउ which is the correct order of increasing energy of listed orbitals in the atom of titanium। आपको बताना है कि एनर्जी आपको ऑर्डर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। जब भी आपको एनर्जीज इस तरह के क्वेश्चंस आए, आपको क्या देखना है, n+l रूल आपको देखना होता है कि n+l की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इन केस अगर n+l वैल्यू किसी की सेम आती है तो आपको n देखना होता है, जिसका n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी आप ज़्यादा कंसीडर करोगे। तो उसी तरह से मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ, आपको पता होना चाहिए SPDF के केस में आपकी l की जो क्वांटम नंबर है, l क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यूज़ क्या होती है, ध्यान से देखना, 0 1 2 3, ये बेसिक सबको पता होगा। ठीक है ना, हमारे पास चीज़ें क्या है, मैंने वो लिख ली, 3s 4s, ठीक है, 3p है हमारे पास, एंड हमारे पास 3d है। अब यहाँ पर देखो n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि ये आगे 3 लिखा हुआ है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि n+l अगर मैं वैल्यूज़ बनाने लगूँ तो ये 3 + 0 आ गई, एंड यहाँ पे ये क्या आ गई, 4 + 0, एंड यहाँ पर 3 + 1 आ गई, एंड यहाँ पर कितनी आ गई, ये 3 + 2 = 5, और ये कितना हुआ 4, ये भी हो गया 4 अगेन, ये 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है n+l की, वो 3d है। ठीक है, इसका मतलब 3d की जो एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, एंड जो 3s है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि ये कम है। नाउ कम्स टू दिस 4 and 4 सेम आ गए, तो हमने क्या कहा था, n वैल्यू देखो, n वैल्यू कौन सी होगी, n वैल्यू 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है, मतलब जो 4s है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड जो 3p है उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, आगे समझ होपफुली आपको। तो ये ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन इज 3s 3p 3d, ये वाला ऑप्शन हो गया कि आपको इन ऑर्डर को देखने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n+l रूल लगाना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ कम्स टू अनदर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक करेक्टर एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग O2 पॉजिटिव। O2 का पॉजिटिव वाला आयन है आपके पास, इसके बारे में हमें चीज़ें पता करनी है कि पैरामैग्नेटिक है या ये किस तरह से है। ठीक है, तो सॉरी, अगर आपको ये पता करनी है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पीछे कि अगर जैसे 14 इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं जो कि नाइट्रोजन का होता है, अगर आपकी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था, 13 होता था। ठीक है, 15 16 17 तक अगर हम जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिखे है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होते थे, कम हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पे 2 और 16 में आप याद रख सकते हो ऑक्सीजन आता था, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस तरह से 0.5 आप डिक्रीज़ कर लो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो आपका ये वाला मैंने आपको बता रखा था, ये वाली ट्रिक है आपके पास। एंड दूसरी आपके पास क्या थी, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आपको अगर पता करना है तो क्या होगा, अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या ट्रिक थी, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आपके इवन है तो जो स्पीशीज़ है वो डायमैग्नेटिक है, और एक्सेप्शन क्या थे, एक्सेप्शन क्या थे आपके पास, एक्सेप्शन थे 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन वुड बी पैरामैग्नेटिक नॉट डायमैग्नेटिक। सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन एंड जो 16 इलेक्ट्रॉन है वो आपके पैरा हो गए, बाकी सारे जो इवन है वो आपके डायमैग्नेटिक हो गए। ओके, तो आपके पास ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का पॉजिटिव वाला चार्ज है, ऑक्सीजन लिख लिया मैंने, ऑक्सीजन का पॉजिटिव वाला लिख लिया। ओके, यहाँ तक ठीक है, क्लियर। अब क्या है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 + 8। ठीक है, 8 + 8 = 8 2 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ये,
एंड ऑन द अदर हैंड ये क्या है 8, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब, ठीक है। दूसरे के पास 8 है बट पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से -1 हो गया, मतलब ये बनी 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। ना 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बनी तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया था, जो 16 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये तो पैरामैग्नेटिक है O2। अब O2 पॉजिटिव 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इवन तो नहीं है, ये ऑड है, तो ऑड भी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक होती है। यहाँ से तो ये पता चल गया। ऑन द अदर हैंड जो बॉन्ड ऑर्डर्स हैं, इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड ऑर्डर होते हैं 2, एंड जो 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर होते हैं 2.5। सो आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट हो गया कि ये पैरामैग्नेटिक है, O2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है, और जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो O2 से ज़्यादा है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2.5 इज़ ग्रेटर देन 2। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वाइबल मॉलिक्यूल, मतलब जो फॉरबिडन मॉलिक्यूल है, जो कि नहीं बन सकता मॉलिक्यूल, वो कौन सा है। तो मॉलिक्यूल का जब भी आपने ये देखना है कि मॉलिक्यूल स्टेबल है नहीं है, बन सकता है नहीं बन सकता है, तो उस मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या देखना है कि मॉलिक्यूल विच इज़ नॉट वाइबल हैज़ बॉन्ड ऑर्डर, उसका बॉन्ड ऑर्डर या तो ज़ीरो होगा या उसका बॉन्ड ऑर्डर लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का आता है या ज़ीरो आता है तो इसका मतलब वो वाले मॉलिक्यूल आपके नहीं बन सकते। सो अब बारी बारी से आप कैसे चेक करोगे, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे कि सॉरी हीलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 + 4 हो गया, ठीक है। इसके पास और -2 करोगे, क्योंकि आपको क्या है यहाँ पे चार्ज पे गिवन है, तो आपके पास कितने बच गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम के पास 4 + 4 तो थे, बट यहाँ पे से माइनस चार्ज कितना है, चार्ज -1 आप करोगे तो आपके पास कितने बन गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस इसमें आप 2 एंड एक इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब 1 करोगे, +1 करोगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइड्रोजन के पास अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड अगेन यहाँ पे माइनस है, तो प्लस करोगे कितना, जितना चार्ज है, तो आपके पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ना जो MOT है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है, वो आप लिख लो। कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसे आती है, σ1s σ*1s, तो उसमें इनको फिल कर लो। हमने यहाँ से ऐसे ऐसे फिल कर दिया, ठीक है। 1s ये स्टार आ गया, ठीक है। 2 एंड 3 ये एंटी बॉन्डिंग में चला गया, इसके यहाँ पर भी क्या है, फिर से यहाँ पे सेम आ जाएगा, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में चला गया, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर 2 आ गया, एंटी बॉन्डिंग में भी यहाँ पे 2 चले गए। ना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, यहाँ पर कितना बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया, 2 - 1 / 2 = कितना है आपके पास 0.5, क्योंकि 2 आपके पास बॉन्डिंग में, एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग में है, ओके। यहाँ पर कितना आएगा, 2 - 1 / 2 = 0.5, ओके। और उसके बाद आपका 2 - 2, क्योंकि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और आपके पास ये ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर, इसके बॉन्ड ऑर्डर आपके पास इस तरह से आ गए। अब देखो ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर किसका है, H2 नेगेटिव का है, इसलिए दिस विल नॉट बी अ वाइबल मॉलिक्यूल, ओके। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। तो ये बड़ा सिंपल सा है, अभी तक हम लोन पेयर निकालते जा रहे हैं। लोन पेयर क्या होता है, सेंट्रल एटम पे जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 है, प्लस माइनस चार्ज, नेगेटिव है तो +1 लिख लो, ठीक है। माइनस उससे कितने एटम्स बॉन्डेड है, ऑक्सीजन होगा तो आपके पास डबल करने होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक डाइवेलेंट एटम है, मतलब ये 2 बॉन्ड्स बनाता है जब लगता है, ठीक है। तो 3 है तो आप डबल कर लो, 3 × 2 = 6 एंड डिवाइड 2 कर लो, क्योंकि लोन पेयर 2 होते हैं तो डिवाइड आपको 2 करने पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर आ गया। फिर से यहाँ पर देख लो, जिनॉन इनर्ट है, उसमें 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस आप 4 फ्लोरीन आपके पास लगे हुए /2 एंड आपके पास ये 2 लोन पेयर आ गए। सल्फर में फिर से आप देख लो, ऑक्सीजन के नीचे आता है 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड -4 बॉन्डेड है, = 1 लोन पेयर वुड बी देयर एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब I3 नेगेटिव है, एक किसी एक को तो आपको सेंट्रल लेना ही पड़ेगा, तो एक
आई को हम एज ए सेंट्रल एटम ले लेते हैं, बाकी I2 को इस तरह से दिखाते हैं कि वो बॉन्ड करे हुए हैं, ठीक है। तो लोन पेयर में क्या होगा, आई में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 7 के साथ आपके पास एक -1 है, तो +1 यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। माइनस आपके पास बॉन्डेड कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गए 3 लोन पेयर। अब यहाँ पर देखो लोन पेयर सबसे ज़्यादा किसके हैं, लोन पेयर है I3 नेगेटिव के, सो दिस वुड बी डी वुड बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CR Z इक्वल्स टू, इसका 24 है। अब देखो क्रोमियम की क्या होती है, क्रोमियम की आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्रोमियम क्या होता है, देखो क्रोमियम का जो नंबर होता है Z होता है, Z24 होता है, पर आपकी क्या होती है इसमें 3d5 4s1 आती है। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि आपका क्या है, दिस इज़ द हाफ फिल्ड, जो डी है यहाँ पे आपका हाफ फिल्ड हो रहा है, उसकी वजह से ये स्टेबल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे 3d5 एंड 4s1 का देखना पड़ेगा जो कि बी है। ये आप याद कर लो, दिस इज़ द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि डी जो है वो हाफ फिल्ड हो रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड जो है स्टेबिलिटी आ रही है। मैग्नेटिक मोमेंट इतना 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन किसका है, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक है, ठीक है, आपको ट्रिक ये याद रखनी है, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट विदाउट कैलकुलेटिंग, ठीक है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, वो कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, समथिंग भी कितना 7 से ऊपर, जैसे 1.73। अब देखो 2 का कितना होगा 2.8 या 2.7 के करीब होगा, 3 का 3.8, 4 का 4.8, 5 का 5.9। इस तरह से आपको इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, देन यू आर डन नाउ। तो आपका टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का देख लो, 3d5 4s2, सॉरी 3d2 4s2 इज़ फॉर द टाइटेनियम। अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दोगे तो 2 यहाँ से निकाला, 1 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d1 बचा इसके बाद, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, ठीक है। और इसका क्रोमियम का कितना होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ करी थी 3d5 4s1 होता है। अब क्रोमियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फर्स्ट यहाँ से निकलेगा, सेकंड यहाँ से निकलेगा, आपका 3d4 बच गया। तो n आपके पास कितने आ जाएंगे, n आपके पास 4 आ जाएंगे, क्योंकि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 5 बॉक्सेस होते हैं आपके, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड बचे। नाउ कम्स टू द कोबाल्ट, 3d7 4s2, ठीक है, 2 यहाँ से निकालो और आपके पास 3d7 बच गया। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कि 7 देखा तो अनपेयर्ड 7 लिख लिया, आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5 इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपके पास कितने बच गए, आपके पास n इक्वल्स टू जो अनपेयर्ड है दैट वुड बी 3। Ni2 पॉजिटिव में आपको क्या करना है, 3d8 होता है, 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 निकाल दो, आपको 3d8 बच गया, एंड फिर से 3d8 को बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और आपके पास n कितना बच गया, n आपके पास 2 मिल गया। अब यहाँ पे देखो 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन किसकी होगी, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए, तभी तो उसका बोर मैग्नेट्रॉन कितना आएगा, 2.8 समथिंग आएगा। इस वजह से दिस इज़ द राइट आंसर, Ni2 पॉजिटिव इज़ द राइट आंसर। नाउ स्कैंडियम ये है Z इक्वल्स टू 21 इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, पर जो जिंक होता है जिसका 30 एटॉमिक नंबर है वो नहीं होता ट्रांजिशन एलिमेंट, बेशक उसको जगह मिली है वहाँ पे, पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, देखो अब अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। जो स्कैंडियम होता है मतलब जो स्टार्टिंग में ही है, डी का जो स्टार्टिंग वाला ही है एलिमेंट, वो देखो आप 3d कितना होता है, 3d1, ठीक है, शुरू ही हो रहा होता है, ठीक है, 3d1 हो गया आपका 4s2, एंड बाकी जो आपका जिंक हो गया, जिंक का कितना होता है 3d10 एंड 4s
2 होता है आपका। तो यहाँ पर देखो जो जिंक है उसमें फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं और इसमें फिल्ड नहीं है, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। पर क्या होता है जो डी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ, इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल आप पार्शियली फिल्ड हैं, बट जिंक के केस में वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इस वजह से आपका जो आपका जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब 15th क्वेश्चन करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको पता लगाना है कि कलर्ड कौन से आयंस हो गए। अब कलर के लिए क्या चीज़ होती है, ध्यान से देखना, कलर के लिए होती हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने होते हैं, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये सभी, उसकी बात करें तो डी जो ट्रांजिशंस होती हैं, मतलब डी से डी में गया, डी से डी में ट्रांजिशन हो गई, वो कैसे होती है, जब आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और डी ट्रांजिशन की वजह से ही आपका कलर आता है। तो आपको फोकस करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ओके, तो अब लाइन वाइज हम देखते हैं स्कैंडियम जो है आपके पास, टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 3d14s2 होती है, स्टार्टिंग वाले ट्रांजिशन एलिमेंट है, 3d24s2 होती है, इसकी 3d10 और सॉरी कोबाल्ट की 3d7 होती है, 3d7 4s2 एंड d8s2, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, d10s1 होती है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव पूछा है। ठीक है, टाइटेनियम का भी 3 पॉजिटिव पूछा है, कोबाल्ट का 2 पॉजिटिव पूछा है, निकल का आपका 2 पॉजिटिव पूछा है एंड कॉपर का कौन सा है ना, प्लस का है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो क्या बचेगा, d0 बचेगा। यहाँ पे भी 3 निकालोगे तो d1 बचेगा। कॉपर के केस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो d7 बच गया। निकल के केस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो d8 बच गया। कॉपर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो d10 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, फिर से वही आप डी ऑर्बिटल्स बनाओ और पेयरिंग कर दो, तो आपके पास यहाँ पर आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आएंगे आपके पास 2, यहाँ पे आएगा आपके पास 0, क्योंकि ये फुली फिल्ड होगा। किस तरह से होगा, देखो इस तरह से, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फुली फिल्ड होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि आपको क्या देखना था कि कलर्ड आयंस कौन से हो गए, कलर्ड आयंस कौन से नहीं हो गए, पहले तो हम देखते हैं n इज़ इक्वल टू 0, n इक्वल्स टू 0, जिनके n 0 0 है आपके, तो ये तो नहीं होंगे, मतलब स्कैंडियम भी नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से आपको देखना है कि जो कोबाल्ट 2 प्लस है उसमें कितने हैं। कोबाल्ट 2 प्लस के केस में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं कोबाल्ट 2 प्लस के पास। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो मतलब जो कलर देंगे वो दिस एंड दिस आयंस देंगे। अब देखो कॉम्बिनेशन किसका है, कॉम्बिनेशन है कॉपर, कहाँ आता है, कॉपर के साथ स्कैंडियम है, पर स्कैंडियम के तो 0 है आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आंसर होगा आपका कौन सा, निकल, यस, जिसमें निकल एंड टाइटेनियम आपके पास साथ में, निकल एंड टाइटेनियम साथ में है, तो डी इज़ द राइट आंसर कि इन्हीं के कलर हो गए, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर 2 पॉजिटिव के पास भी था, बट पेयर में इसके पास स्कैंडियम 3 पॉजिटिव पड़ा है, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं 16th वाला, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इज एस्क्राइब्ड मेनली टू। देखो जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, आपको पता है ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो मेनली कैसे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कैटलिस्ट के का रोल प्ले करते हैं। तो ये क्यों होता है, किस वजह से ये एज अ कैटलिस्ट शो करते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेन चीज़ है कि ये आपको पता होगा जो डी वाले आपके पास एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी होती है। इसकी वजह से क्या होगा, दे विल इजीली एब्जॉर्ब एंड री इमिट वाइड रेंज ऑफ एनर्जी, सो टू प्रोवाइड नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। देखो जैसे आपके पास कोई ट्रांजिशन मेटल है जो कि कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट आपका यूज़ हो रहा है, वो क्या करेगा, बिकॉज इस जो कैटलिस्ट
की तरह यूज़ हो रहा है, उसके पास वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो क्या करेगा, हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करने में केपेबल है और री इमिट मतलब छोड़ने में भी केपेबल है। तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड इशू होगा वो आपका इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको एनर्जी चाहिए होगी वो आपके पास एब्जॉर्ब करेगा और जो इमिट करनी होगी वो इमिट कर लेगा। क्यों? बिकॉज इसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपके पास ये जो आपका आंसर हो गया, दिस इज़ द करेक्ट आंसर कि देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 17, फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है कि किसकी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ऐसे केसेस में तो हम क्या करते हैं, इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। Mn कौन से है, Fe क्रोमियम एंड CO है। अब देखो Mn की बताओ क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D5S2। चलो शॉर्ट में लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे D6S2। यहाँ पर कितना आएगा, एक्सेप्शनल जो कॉन्फ़िगरेशन थी D5 एंड S1, यहाँ पर D7 एंड S2। अब क्या होगा, Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछा है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालो, इसका क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो आपके पास D5 बच गया, यहाँ पे आपके पास D6 बच गया, यहाँ पे D4 एंड यहाँ पे आपके पास D7 बच गया। अब देख लो, सबसे पहले बाकी कुछ नहीं देखना आपको, यहाँ पे नज़र आ रहा है D5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हाईली स्टेबल होती है, ठीक है। तो आपको यहीं से आपका आंसर आ गया कि जो Mn का आयन है वो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शंस में देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके पास Mn का आयन सबसे ज़्यादा, जिसकी जो स्टेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा है। तो बाकी चीज़ों को आपको नहीं देखना, Mn से ही आपको पता चल गया कि हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, नेक्स्ट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको देखना है, ठीक है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके केस में आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना। देखो जब भी क्रोमियम वगैरह आए तो सबसे पहले क्रोमियम को तो आप चेक कर लो, क्यों? बिकॉज इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5,4s1 होती है, इसी वजह से मैं कह रही थी। अब अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप देखोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, कितना बचा 3d5, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला 3d5 मिल गया आपको। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। गॉट इट? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, ये हाफ फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है। तो स्टेबल चीज़ में से कोई चीज़ निकालने के लिए वेरी वेरी हाई एनर्जी देनी पड़ती है उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, क्योंकि पहली वाली चीज़ ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। तो सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो किसकी आएगी, वो क्रोमियम की आएगी। तो यहाँ पर देख लो किस ऑप्शन में क्रोमियम सबसे पहले है, क्रोमियम यहाँ पे है, इसी वजह से बाकी ऑप्शन तो आपके कैंसिल ही हो गया, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, हम लास्ट में देखते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे। व्हेन कॉपर इज़ हीटेड विद अ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इट प्रोड्यूस। देखो जो कॉपर होता है, कॉपर क्या होता है, कॉपर इज़ अ लेस रिएक्टिव मेटल होता है, लाइक Ag, जैसे ये Ag इनर्ट मेटल होते हैं उसी की तरह सिमिलरली थोड़े थोड़े ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और ये लेस रिएक्टिव जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो कि वेरी पावरफुल है उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, आपको याद रखना है, NCERT का क्वेश्चन है, वो नाइट्रेट्स बनाते हैं, NO2 प्रोड्यूस करते हैं, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो कॉपर का नाइट्रेट क्या होगा, कॉपर का नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो आएगी, तो मतलब ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। दैट मीन्स फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ये NCERT में आपके पास गिवन है चीज़ें। लास्ट इज़ द जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ। जर्मन जो सिल्वर है वो किसका अलॉय है, ये भी NCERT में आपको गिवन है। वो आप अब देखो, कॉपर जर्मन जो सिल्वर होता है उसमें होता है कॉपर, जिंक एंड Ni। कॉपर कितना होता है 56%, जिंक होता है 24%, Ni होता है 20%। तो कॉपर, जिंक एंड Ni का ये अलॉय होता है, ठीक है, और इतने जो प्रोपोर्शन होते हैं उसमें सब मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कॉपर, जिंक एंड Ni, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टे ट्यून एंड डू लाइक